हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और सीटेट सीडीपी 2024 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जो चैप्टर है वो है अधिगम यानी लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आप सबके लिए, सीटेट स्पेशली सीटेट के लिए। यानी इसको पढ़ने के बाद अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए किसी और को भी, उनके लिए भी ये मदद करे। ओके, तो चलिए समय न गवाते हो, सीधे मुद्दे की बात करते हैं सीटेट 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रभावी पाठ योजना के प्रमुख घटक हैं? विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों की अधिगम शैली, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर विचार करना, छात्रों की शारीरिक स्वस्थता का स्तर। ओके, तो प्रभावी पाठ्य योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? विषय वस्तु का ज्ञान है, या छात्रों का अधिगम शैली है, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर विचार करना है, छात्रों की शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर है, या उपयुक्त अनुदेशन रणनीति का चयन करना है। तो कौन सा सही है? केवल ए और ई, बी और डी, ए बी डी ए सी ई। कौन सा सही है? तो ए सी ई सही है। यानी प्रभावी पाठ्य योजना के लिए विषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षक को उस सामग्री का गहन समझ होना चाहिए जिसे वे पढ़ा रहे हैं, ताकि वह इसे अपने छात्रों को स्पष्ट रूप से समझा सके और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सके। ओके, याद रहेगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक को यह जानना होगा कि उनके छात्र पहले से विषय के बारे में क्या जानते हैं, ताकि वे उस ज्ञान को आगे बढ़ा सके, नई अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत कर सके और जो उनके लिए सुलभ हो। यानी छात्रों को भी समझना है, शिक्षक का भी समझना है। छात्रों को संलग्न रखने और उन्हें प्रभावी ढंग से अधिगम में मदद करने के लिए उचित निर्देशन रणनीतियों का चयन आवश्यक है। शिक्षक को ऐसे निर्देशन रणनीतियों का चयन करना चाहिए जो पढ़ाए जा रहे विषय, छात्रों के अधिगम शैली और वांछित अधिगम के परिणामों के लिए उपयुक्त हो। ओके, बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, छात्रों की अधिगम शैली और छात्रों की शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर प्रभावी पाठ्य योजना के प्रमुख घटक नहीं है। हालांकि ये कारक शिक्षण के कुछ पहलुओं के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन ये सभी पाठों के लिए आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा, इसीलिए इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ हैं? ओके, किसका? सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के। तो संप्रेषण कौशल में सुधार करना, भिन्न दृष्टिकोण के समझ में कमी लाना, अभिप्रेरणा में वृद्धि करना, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि हेतु अधिक अवसर प्रदान करना। तो क्या सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लिए लाभ हैं? ओके, ई भी है, समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि करना। तो विकल्प क्या है? बी, सी और डी, केवल ए और ई, ए सी डी ई, या ए बी डी। ठीक, तो ऑप्शन है ए सी डी ई, सभी के सभी सही हैं। ओके, तो क्या है सहयोगात्मक अधिगम? आइए जानते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जहां छात्र समस्याओं को हल करने, कार्यों को पूरा करने और ज्ञान साझा करने, एक सहकारी और अंतःक्रिया अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समूहों या दलों में सक्रिय रूप से एक साथ कार्य करते हैं। ओके, याद रहेगा, यानी सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सहयोगात्मक अधिगम। ठीक, सहयोगात्मक अधिगम, याद रखिएगा, अभी जो सिद्धांत विधांत की चीज़ें हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं डाला है। थोड़ा सा अलग हटके थोड़ी सी चीज़ें जो मुद्दे आते हैं उस मुद्दों के बारे में ये सेगमेंट है। ओके, तो सहयोगात्मक अधिगम विषय वस्तु का गहन समझ को बढ़ावा देते हैं, सहकर्मी से सहकर्मी अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण और सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देते हैं। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण से लाभों में क्या क्या शामिल है? तो संप्रेषण कौशल में सुधार, क्योंकि छात्र सहकर्मी के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं, विचारों के आदान प्रदान करते हैं। अभिप्रेरणा में वृद्धि, क्योंकि सहयोगात्मक समूह कार्य की भावना और अधिगम के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि हेतु अधिक अवसर, क्योंकि छात्रों को सहकर्मी और प्रशिक्षकों दोनों से निर्दिष्ट होना होता है। समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि, क्योंकि सहयोगात्मक शैक्षिक शिक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विविध परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। ओके, तो यानी भिन्न दृष्टिकोण से की समझ में कमी, यानी सहयोगात्मक अधिगम का लाभ नहीं है। वास्तव में सहयोगात्मक शिक्षा छात्रों की चर्चाओं में शामिल होने और विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। ओके, यानी विभिन्न दृष्टिकोण की समझ भी विकसित करता है, इसमें कमी नहीं लाने देता। ये एक अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें क्या है।
अगली कक्षा के शिक्षक के लिए सीखने का हस्तांतरण का अर्थ क्या है? यानी अगली कक्षा के शिक्षक के लिए, ठीक है, सीखने का हस्तांतरण का अर्थ क्या है? समायोजन, परिपक्वता, अवधारणा या तत्परता। तो क्या है? तत्पर, यानी सबसे जरूरी चीज़ है तत्पर होना। सीखने के हस्तांतरण की अवधारणा एक छात्र द्वारा एक संदर्भ में प्राप्त ज्ञान, कौशल और समझ को नई स्थिति या विभिन्न संदर्भों में लागू करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तत्परता सीखने का हस्तांतरण के विचार से निकटतम मेल खाती है। यह दर्शाता है कि छात्रों ने जो सीखा है उसे नई चुनौतियों या परिस्थितियों में लागू करने के लिए तैयार और सुसज्जित है। इसे पता चलता है कि छात्र सक्षमता और समझ के उस स्तर तक पहुंच गया है जो उन्हें अपने सीखने को प्रभावी से ढंग से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगली कक्षा के लिए शिक्षक के लिए सीखने का हस्तांतरण का अर्थ तत्परता है। ओके, यानी आप जितने तत्पर होंगे उतने ही ज़्यादा आप आसानी से सीखोगे, आसानी से समझा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवधारणा को प्राप्त करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? मतिहीनता, भेदभाव, अनुभव या सामान्यीकरण। ठीक, कौन सा सबसे पहला होता है किसी अवधारणा को समझाने के लिए? तो सबसे जरूरी है अनुभव। ओके, यानी किसी अवधारणा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी मूर्त उदाहरणों का अनुभव करके शुरुआत करता है, फिर इन उदाहरणों के बीच अंतर करता है, मूल सिद्धांतों के सार निकालते हैं और अंत में सामान्यीकरण के माध्यम से अपनी समझ को अधिक व्यापक रूप से लागू करते हैं। यानी ये सब चीज़ें अनुभव पर आधारित होती है। अनुभव क्या है? यह प्रारंभिक चरण है जहाँ शिक्षार्थियों को अवधारणा से संबंधित वास्तविक दुनिया के उदाहरणों या स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वे संवेदी जानकारी और अवलोकन इकट्ठा करते हैं जो समझ की नींव बनाते हैं। ओके, दूसरा स्टेप है विभेदन का। अनुभव के बाद शिक्षार्थी अवधारणा से संबंधित विभिन्न तत्वों या पहलुओं के बीच पहचानता है और अंतर करना शुरू करता है। वे अपने सामने आए उदाहरणों के बीच समानताएं और अंतर पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद है अमूर्ततन। जैसे जैसे शिक्षार्थी उदाहरण के बीच अंतर करता है, वे उन अंतर्निहित सिद्धांतों या समानताओं को अमूर्त कर देता है जो इन उदाहरणों को जोड़ते हैं। अमूर्तन में विशिष्ट उदाहरणों में आवश्यक विशेषताओं को दूर करना शामिल है, जिसमें शिक्षार्थियों को अवधारणा के अधिक सामान्य समझ बनाने में मदद मिलता है। ओके, उसके बाद है सामान्यीकरण। यानी लास्ट में हम क्या करते हैं? सामान्यीकरण कर देते हैं। यानी एक बार जब शिक्षार्थी अवधारणाओं के मूल तत्वों को समझ लेता है तो वे इस समझ को मूल उदाहरणों से परे स्थिति के एक विस्तृत श्रृंखला में लागू कर सकता है। सामान्यीकरण में विभिन्न संदर्भों में अवधारणाओं का उपयोग करना और शुरू में सामने आए विशिष्ट उदाहरणों से परे इसकी प्रासंगिकता को पहचानना शामिल है। ओके, यानी इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी अवधारणा को प्राप्त करने में क्रम में अनुभव सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं। तो अभिकथन है, पर्यावरणीय जीव विश्व से बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सुभेद्य होते हैं। ओके, पर्यावरणीय जीव विश्व से बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सुभेद्य होते हैं। कारण है, शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक जल पीते हैं, भोजन लेते हैं और अधिक हवा श्वास के रूप में लेते हैं। क्या ये सही है? तो उपरोक्त कथन के आलोक में क्या है? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। क्या सही है? आप स्वयं बोले। तो कथन क्या है? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। यानी पर्यावरणीय जीव विश्व से बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सुभेद्य होते हैं, आसानी से सांस ले लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों में वयस्कों की तुलना में चयापचय यानी पाचन शक्ति दर अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि विषाक्त पदार्थों को अधिक तेजी से संसाधित कर देते हैं। इनके पास सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात भी बड़ा है, जिसका अर्थ यह है कि विषाक्त पदार्थों का अधिक आसानी से अवशोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तरह विकसित नहीं होती, जो उन्हें विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ओके, कारण शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक जल पीते हैं, भोजन लेते हैं तथा अधिक हवा श्वास के रूप में लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन मार्गों से वे अधिक विषाक्त पदार्थों से संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए जो बच्चे दूषित जल पीते हैं उनमें वही पानी पीने वाले वयस्कों की तुलना में स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। इसलिए दोनों कथन सत्य है, यानी कारण आर और कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और इसको जरूर देखिएगा बढ़िया से। इसी तरह के और वीडियो में लेते आऊँगा। साथ ही साथ नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।